बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट ताहिर शेख एक बार फिर हाज़िर है आपके अपने प्रोग्राम हालात हाज़रा के साथ। नादरीन, हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम आपके साथ वो तमाम न्यूज़ शेयर कर सकें जो कि इस तमाम हफ़्ते में जिसका दुनिया भर में कहीं ना कहीं चर्चा रहा हो, और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि किसी एक मेहमान को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं जिन्होंने अपनी कहना चाहिए कि फ़ील्ड में किसी काबिल ज़िक्र कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया गया हो। मिडिल ईस्ट इन दिनों आजकल बहुत सारी न्यूज़ की ज़ीनत बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी चल रही हैं जो कि काफ़ी हैरान कुन हैं और काफ़ी कहना चाहिए कि सरप्राइजिंग हैं। इस न्यूज़ को डिस्कस करने के लिए हमने अपने साथ पाकिस्तान से दावत दी है। न्यूज़ एनालिस्ट हैं, ब्लॉगर, इन जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनकी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर काफ़ी करीबी नज़र है और रिसर्च रहे हैं मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के ऊपर। सैयद सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। हम सलमान को स्काइप पर स्काइप जो पर है जो है वो वो वेलकम वेलकम करते हैं इन करते द हैं इन द शो। शो। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलमान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद म्यूट पर हैं आप। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स अवर प्लेजर। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। सलमान, पहली मरतबा आप शो का हिस्सा बने हैं। आपको पता है प्रोग्राम का फॉर्मेट कि हम जो है मिडल ईस्ट की या दुनिया भर में कहीं पर भी जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें न्यूज़ का हिस्सा बनती हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। इसीलिए हमने आज आपको यहाँ पर जहमत दी है। आपकी काफ़ी करीबी नज़र है इन सब टॉपिक्स के ऊपर, स्पेशली मिडल ईस्ट में जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिस तरह से एक सियासी तब्दीली हमें नज़र आ रही है। तो उसी हवाले से हम आज भी यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो मैं आपसे बहरीन और यूएई जिन्होंने इसराइल के साथ अपने टाइज़ नॉर्मल किए हैं, इस पर बात करना चाहूँगा। और अब न्यूज़ ये है कि मोरक्को भी, मराकश भी मिडल ईस्ट का जो एक मुल्क है वो इस लाइन में शामिल है जिन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि वो इसराइल को के साथ में सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर, और आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? देखें, सबसे पहले तो ताहिर बात यह है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको ज़रा ग्रेटर पिक्चर देखनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले आपको उसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट जब हम बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट जो रीजन है वो बेसिकली यमन से लेके इसराइल तक है, एंड टू एंड अरब रीजन। अच्छा, इसके अंदर ये जो टर्म यूज़ करते हैं अरब वर्ल्ड में, वो यूज़ करते हैं मीना, MENA, यानी मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये जो नॉर्थ अफ्रीका की जो बेल्ट है जिसमें आपने आखिर में बात की कि मोरक्को आता है, बेसिकली ये सारे अरब स्पीकिंग कंट्रीज हैं। अगर आप बात करें तो ये बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि इजिप्ट से बेसिकली अफ्रीका शुरू होता है, और ये जो बेल्ट है टिल मोरक्को तक ये नॉर्थ अफ्रीकन बेल्ट कहलाती है, लेकिन ये सब अरबिक स्पीकिंग है। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो यूएई ने अपने टाइज जो अपने नॉर्मलाइज किए हैं इसराइल के साथ, बेसिकली ये एक बड़ी एपिसोड की एक समझ लें इंस्टॉलमेंट है, और उसमें स्टार्ट इन्होंने जो किया था बेसिकली वो सऊदी अरेबिया ने इनिशिएट किया था। लेकिन चूंकि सऊदी अरेबिया आउटराइटली नहीं जा सकता ग्लोबल स्टेज पे इस तरह कि भाई वो कहे कि भाई मैं इनिशिएट कर रहा हूँ इसराइल से नॉर्मलाइजेशन, तो उन्होंने किया ये है कि यूएई ने जो है वो पहला जो है वो रोल अदा किया है, और उसके बाद हमने देखा बहरीन का, और अभी वाशिंगटन में जो है बाकायदा साइनिंग सेरेमनी हुई है जिसमें वो पीस डील को बाकायदा इन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया। अच्छा, होने क्या जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप देखें, उसी के बाद फ़ौरन जो है वो ओमान ने इसको जो है प्रेज़ की, इस बात की कि अच्छा भाई बहुत अच्छा हुआ ये। तो नेक्स्ट इन लाइन जो कंट्रीज़ हैं उनमें आपको ओमान नज़र आएगा। ठीक है, जो ट्रिकी केस है, जो आपको क्यूरियस केस नज़र आएगा वो है कतर का। देखें, अरब वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन थी GCC, जिसको आप जानते ही होंगे, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन जो काउंसिल थी। उसमें क्या करते हैं ये लोग कि उसमें 6 कंट्रीज थे। उसमें सऊदी अरब लीड करता था, यूएई होता था, उसके साथ कतर था, कुवैत था, ओमान था और बहरीन थे। ठीक है, अब हुआ ये है कि कुछ साल पहले आपको याद होगा कि कतर के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े से जो है वो ख़राब हो गए थे। उनकी वेरियस रीजंस है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड टॉपिक है। हुआ ये कि कतर जो है वो चला गया ईरान और टर्किश कैंप पे। सही है। अब जो ये इजराइल से नॉर्मलाइजेशन की जो बात हो रही है उसमें अब कतर का केस बड़ा क्यूरियस होगा,
और कुवैत का भी, क्योंकि कुवैत ने रिसेंटली कश्मीर पे बड़ा ज़बरदस्त इंस्टांस लिया हुआ है। अगर आप फॉलो करते हो इनकी जो लॉ मिनिस्ट्री है और वो ट्विटर पर, तो वो बड़े ज़बरदस्त ट्वीट कर रहे हैं कश्मीर के फेवर में और अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट और दिस एंड दैट। तो ये बड़ा क्यूरियस केस इन दो कंट्रीज का बनेगा, कुवैत और कतर का खास तौर पर, और इसमें देखना ही होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सऊदी अरब भी इस लाइन में ही है आगे जाके, जो नॉर्मलाइज कर देगा टाइज को, क्योंकि आपने देखा होगा। आप कह रहे हैं कि ये होना है, सऊदी अरब को बिलाखिर इसराइल के साथ में टाइज नॉर्मल करेगा वो। बिल्कुल, इट्स अबाउट टाइम ताहिर। ये सिर्फ आप वक्त का इंतजार करें, सही। और इन्होंने बाकायदा ये मतलब ये तय हो चुका है। आप देखेंगे कि ये हाँ जो वक्त है और कौन सा कंट्री आएगा आप ये देखते चले जाएंगे, लेकिन ये तय हो चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूएई के साथ जब नॉर्मलाइज किए हैं टाइज इजराइल ने, तो सबसे पहले जिस कंट्री ने अपना एयर स्पेस खोला है वो सऊदी अरब। ठीक है। तो अभी जो इजराइल का जो आपने देखा होगा, जो इजराइल का जो पूरा वफ्द आया था यूएई, वो बेसिकली सऊदी एयर स्पेस के थ्रू ही आया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सलमान, एक सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह से आपको नहीं लगता कि जो दीगर ममालिक हैं फ़लस्तीन समेत, उनके अंदर कुछ मायूसी होगी? क्योंकि हमने अमूमन ये देखा है कि जो मुस्लिम उम्मा है उनका इस तरफ जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं रहा है अभी तक। वो गल्फ़ कंट्रीज़ को अब तक जो है वो काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ा है इन सारे जो सिचुएशन जो ये क्रिएट हुई है इसके ऊपर। तो अगर सऊदी अरब अगर उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेप्ट करने जा रहा है, तो आपका नहीं ख्याल कि एक भूचाल सा आ जाएगा खत्ते में? देखिए हुआ क्या था, आपको याद हो कि शुरू में 2011 और उसके आसपास जो अरब स्प्रिंग आया था, जो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है। अब हुआ ये था, अब आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल बजा है, और इन सबको ये बैकलैश का भी खतरा है, और उनको दोबारा खतरा है कि अरब स्प्रिंग 2.0 ना आ जाएगी। तो ये बात तो है, क्योंकि जो मासेस हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, आपको पता है उनकी जो सेंटीमेंट्स हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। और वो एक रिजेंटमेंट आपको देखने को मिली पाकिस्तान के केस में, जब बात हुई बीच में कि भाई इसराइल से नॉर्मलाइज कर ली जाए टाइज पाकिस्तान के, तो आपको पता है कि एक बाकायदा जो है सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन चली, और आपको मालूम भी है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये सेंटेंस बाकायदा लिखा हुआ है कि ये इसराइल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब हम नहीं जा सकते इसराइल, ठीक है, क्योंकि हमारे सिफारती ताल्लुकात नहीं है, सफारी ताल्लुकात भी नहीं है। और बाकायदा किसी कंट्री में ऐसा नहीं लिखा होता कि पूरा बाकायदा लिखा हुआ रिटन सेंटेंस लिखा हो कि भाई ये पासपोर्ट जो है तमाम कंट्रीज के लिए वैलिड है सिवाय इसराइल के। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो ये भी एक एक्सेप्शन केस है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के स्टेटमेंट मिल जाएंगे, जो उन्होंने जब इसराइल एस्टेब्लिश हुआ 1948 में, तो उन्होंने वो क्या कहा है, तो वो उसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जो आप बात कर रहे हैं कि होगा क्या, बैकलैश क्या होगा, बिल्कुल बैकलैश होगा, और हो रहा है। बहरीन में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप फुटेज देखें आज और कल के, तो वहाँ बाकायदा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है, लोग रोड पे बाकायदा साइन बोर्ड वगैरह लेके आ चुके हैं। और हालांकि बहरीन की आबादी देखें बहुत छोटी सी आबादी है, जी बिल्कुल, और उसकी डायनामिक्स में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूं, क्योंकि उसमें शिया मेजोरिटी कंट्री है, और उस पर जो रूल कर रहे हैं वो सुन्नी है, मतलब बैक बाय सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हर अरब वर्ल्ड जो कंट्री है उसकी डिफरेंट डायनेमिक्स है और डेमोग्राफी है, वो आपको समझनी पड़ेगी। यही काम हुआ था यमन में, आपको याद होगा कि जो हुक्मरान थे वो सऊदी बैक थे, तो हादी इनका नाम था। फौरन यमन में जब हुआ है ये सिविल वॉर, तो वो उनको भागना पड़ा सऊदी अरेबिया। ठीक है। तो ये मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको जगह जगह ईरान भी मिलेगा, सऊदी अरब भी मिलेगा, और सीरिया के केस में ये हुआ कि बिल्कुल टाइमली जो है वो पुतिन ने इंटरवेंशन करके सीरियन जो बशर अल असद है उसको सेव कर दिया। ठीक है। तो ये तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी अब हम आपको तकलीफ देते जाएंगे, और आपसे यकीनन इसके ऊपर अपना हम अपडेट लेते रहेंगे इसके ऊपर। वक्त की चूँकि कमी है इसलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बेरूत में 4 अगस्त को एक्सीडेंट एक हुआ था, कहना ही चाहिए एक्सीडेंट, जिसमें तकरीबन 200 के करीब लोग जो है वो बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। तकरीबन 2800 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक वेयर हाउस में उसका धमाका हुआ था, एक्सप्लोजन, जो कि तमाम तर दुनिया में लोगों ने उसको देखा। डिफरेंट लोगों ने अपने सेल फ़ोन से उसकी वीडियो बनाई थी। कहा तो ये जा रहा है कि ये हादसा था। इसके बाद फिर जो है पिछले हफ्ते एकदम न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर ये आग फिर से भड़क उठी है। मैं आपसे 2 सवाल करूँगा यहाँ पर कि जो इनका जो ख्याल है कि ये हादसा था, क्या वाकई ये हादसा है? क्योंकि उसकी कुछ टाइमिंग ऐसी थी कि उस वक्त बिल्कुल जो है यूएई और इनकी टाइज़ की बात चल रही थी। इनफैक्ट यूएई की टाइज़ की बात चल रही थी इसराइल के साथ।
और उसी वक्त ये वहाँ पर हादसा हुआ। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ कही जा सकती है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई फाउल प्ले की बू है? देखिए मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरह तो साउंड करना नहीं चाह रहा अभी, लेकिन आप जरा एक बात आप जरा देखें इसमें लेबनान के केस में। इसमें है क्या यहाँ पे, इसमें पावर शेयरिंग जो फार्मूला है लेबनान के केस में, वो जो अरब क्रिश्चियंस हैं उनके दरमियान और हिजबुल्ला के दरमियान है। ठीक है। जो फॉरेन पॉलिसी मैटर्स है वो हिजबुल्ला देखता है वहाँ पे लेबनान में। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सही है। तो जब ये वाकया हुआ, ये इंसिडेंट हुआ जो आप बता रहे हैं, इसमें हुआ ये कि एकदम प्रेशर आया लेबनान पे कि चूंकि, और फिर फौरन आप एक दो दिन पहले की जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर की आप ट्वीट देखें कि उन्होंने कहा कि आपको बड़ा हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा, और वो अगर आप सब कुछ चीज़ों कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिजबुल्ला चूंकि फॉरेन अफेयर्स को जो है वो देखता है लेबनान के, और जो क्रिश्चियन अरब है उनका अभी भी जो टिल्ट है वो यूरोप की तरफ है। और आपको याद होगा कि जो कॉलोनियल पास्ट है इसका लेबनान का, वो फ्रांस के साथ है। और आपने देखा फौरन एक महीने के अंदर अंदर जो मैक्रोन है, जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने 2 दफ़ा विजिट किया लेबनान को, और दोबारा से वो सेंटीमेंट्स जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश की, जो कि लेबनान में जो अरब क्रिश्चियंस हैं उनके दरमियान है कि क्योंकि उनके कॉलोनियल मास्टर्स थे ये पहले फ्रांस, तो उन्होंने दोबारा जाके कोशिश की कि जो वैक्यूम है जो कि क्रिएट हो चुका है इस इंसिडेंट के बाद, उसको वो फिल किया जाए। तो बेसिकली डॉट तो कनेक्ट होते हैं यहाँ पे जो करना चाह रहे हैं, और आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया भी इसमें लिख रहा है, और वो ये धमाका जो अमोनियम नाइट्रेट का बताया जा रहा है, बेसिकली इस पे डिफरेंट थ्योरीज हैं, उनमें से मिसाइल अटैक भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको देखना पड़ेगा जी, इन सबको देखना पड़ेगा, इनको आउटराइटली रिजेक्ट हम नहीं कर सकते, देयर आर एविडेंसेस एक्चुअली। अच्छा, इन्हीं ये जो सिचुएशन है इसके हवाले से खबर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और ये नॉमिनेशन इनकी हुई है नॉर्वे के एक पॉलिटिशियन है उनकी जानिब से। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो पहले भी जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का जब टाइज़ जो है नॉर्मलाइज करने की तरफ उनकी कोशिश थी, तो उस वक्त भी उनका ये नाम दिया गया था। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और आपको लगता है कि क्या इस दफ़ा वो ये प्राइज़ विन कर पाएंगे? देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग नोबेल पीस प्राइज का जहाँ तक ताल्लुक है, आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ओबामा को भी मिल चुका है ये। ठीक है ना, उसने 8 ममालिक पे बैक वर्क उसने बम्बार्डमेंट की और फिर भी नोबेल पीस प्राइज ले गए। तो इसमें तो मत जाएंगे डिजर्व करते हैं नहीं करते, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि नॉमिनेशन की जो बात है, तो 1930s में, लेट 1930s में जो है वो हिटलर को भी नॉमिनेट किया गया था पीस प्राइज के लिए। ठीक है। तो आप देख लें तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्रेडिबिलिटी कोई इसको हम वो नहीं कर सकते कि इट्स रियली क्रेडिबल। ठीक है, ये मैंने एक दो एग्जांपल तुम्हारे सामने रख दिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है। और दूसरी बात ये है कि नॉर्वे में देखें, एक दुनिया में एक शिफ्ट आया है, पॉपुलिस्ट मूवमेंट चली है। देखें आप, चाहे आप ब्रेक्सिट की बात करें, यूके इंडिपेंडेंट पार्टी है, चाहे आप फ्रांस की बात करें, मैक्रोन के अगेंस्ट वो जो मैरीन लिपेन थी वो हार गई, लेकिन वो खड़ी तो हुई थी। तो आप देखें रशिया में क्या हो रहा है, आप देखें चाइना में, मतलब वो ताहयात सिलेक्ट हो चुके हैं जो है प्रेसिडेंट जी। तो एक मूवमेंट है। आप इंडिया में मोदी को देखें आप, तो एक राइट विंग पॉपुलिस्ट मूवमेंट है दुनिया में, शिफ्ट है। ठीक है। तो हम जो जिस 90s के दौरान जब हम ग्रो हो रहे थे, तो उस वक्त जो है वो था यार डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप हो रही है। अब बिल्कुल दुनिया एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। अब इससे किसी को कोई कंसर्न नहीं है, कंसर्न ये है कि उनकी कंट्री के लिए कौन सही है। और आप देखें चाइना की इसकी एग्जांपल है, पुतिन आप देखें कितने साल उनको ऑलरेडी हो चुके हैं, और वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चाइना की रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहा है। सही है। तो आपको इस ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में इसको ज़रा समझना पड़ेगा, इस बात को जो आपने कही है। तो दुनिया एक अलग डायरेक्शन में है, और जियो पॉलिटिक्स खासतौर पे कोविड के बाद तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और अभी आपको फर्दर आने वाले जो मामला हैं वो आपको मजीद कॉम्प्लेक्स होते हुए नजर आएंगे। ये मामला सुलझने नहीं जा रहे, उलझने जा रहे हैं। ये आप मेरी बात नोट कर लें आज की डेट में। जी ठीक है, ऐसा ही है। तो ये तो था इंटरनेशनल डेस्क से थोड़ा सा अहवाल, मतलब हमें चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, और एक आखिरी टॉपिक जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान इस वक्त बेहद कोशिश कर रहा है, बिल्कुल मैं किसी टेंस टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहता। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो रहे हैं पाकिस्तान में जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है। मैं बात करूँगा इस वक्त पाकिस्तान की टूरिज़म डेवलपमेंट के ऊपर।
एक नॉर्मल ख़्याल इस साल के शुरू होने के साथ-साथ ये था कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो कि टूरिस्ट की इस वक्त वन ऑफ़ द बेस्ट यानी कि कहना चाहिए कि फ़ेवरेट डेस्टिनेशन में उनका शुमार हो रहा है। तो इस बात में किस हद तक हकीकत है और ये जो छोटे-मोटे वाक़यात हो रहे हैं, छोटे-मोटे तो नहीं कहना चाहिए, ऑफ़ कोर्स हर वाक़या अपनी जगह पर उसकी एक अहमियत होती है। लेकिन एक कंट्री लेवल पर आप देखें तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं कि क्या इससे कोई ज़र्ब पड़ेगी इन कोशिशों के ऊपर पाकिस्तान की कि वो जो फ़ॉरेन टूरिज़्म को इतना फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर दिया और असल में बात ये है कि पाकिस्तान में जो टूरिज़्म की पोटेंशियल है वो तो बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं इस बात को। जी, जी, बिल्कुल। और हम कहते हैं कि अनटैप्ड पोटेंशियल है, अभी तक दुनिया ने देखा ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर टूरिज़्म है वो तो डोमेस्टिक ही है, ठीक है? साउथ से लोग नॉर्थ जाते हैं, ठीक है, सबको ही पता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं और ये जो है डोमेस्टिक है। बिल्कुल पड़ेगा फ़र्क, जो हालात वाक़यात है उनसे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान बेसिकली खुलने जा रहा था टूरिज़्म के लिए और ये कोविड वाला वाक़या हो गया, तो उसकी वजह से जो है वो बिल्कुल जो है हम सेट थे, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई थी। इस नई गवर्नमेंट ने 2 साल में वो सारी जो ऑब्स्टिकल्स थे आमतौर पे जिसे कहा जाता था टूरिज़्म के लिए, हम जो है वो टेररिज्म वाले मामले में भी हमारा जो है वो बिल्कुल नीचे हो गया था रैंक और हम काफ़ी बेहतर कंडीशन हो गई थी सिक्योरिटी की, बिल्कुल सेट था। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि फिर ये कोविड वाला मामला हो गया। होपफुली बात यह है कि इंशाल्लाह जैसे ही ये चीज़ कोविड वाली चीज़ ख़त्म होगी और ये आने वाले माह में जो बात हो रही है कि ये वैक्सीन इंशाल्लाह आ जाएगी और उसके बाद ये सब हो जाएगा, तो फिर होगा ये कि फिर दोबारा से ये ओपन अप होगा और पाकिस्तान सेट है, बिल्कुल स्टेज सेट है इस मामले के लिए, टूरिज़्म के लिए। और मैं काफ़ी होपफुल हूँ और गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर मैं खुद भी विज़िट किया है KPK और ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है और क्या नाम है लोग भी, और डोमेस्टिकली तो अभी तक चल ही रहा है मामला, मतलब अभी भी कोविड के दौरान ही डोमेस्टिक टूरिज्म चल ही रही थी। लेकिन आपकी ये बेसिकली आपको इस तरह इसको समझना पड़ेगा। पहले तो आप सैर सपाटे कॉन्टेक्स्ट में इसको बात देखते थे, लेकिन आपको इसको बात देखना होगा कि ये इकोनॉमिक्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको डेवलप करना ही होगा। $1 इंडस्ट्री है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये $1 इंडस्ट्री और ये नागुज़ीर है, आपको करना ही पड़ेगा और आपके लिए बहुत जो है वो बिग डॉलर लेके आएगी। तो इस तरीके से इसको देखना चाहिए और मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट इसी तरीके से इसको देख रही है। ठीक है, सैयद सलमान शाह, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे साथ ज्वाइन हुए और आप अपने तमाम आपके व्यूज़ दिए, जो इंटरनेशनल डेस्क पे न्यूज़ थी उसके हवाले से और पाकिस्तान के टूरिज़म के हवाले से। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह मैं आपको फिर तकलीफ़ देता रहूँगा अपने प्रोग्राम के लिए और मैं तमाम व्यूवर्स से इस बात की गुजारिश करूँगा कि सलमान जो है अपना ख़ुद का ब्लॉग लिखते हैं, तो अगर हो सके तो आप लोग प्लीज़ इनके ब्लॉग को विज़िट कीजिएगा, जहाँ पर इन्होंने दुनिया के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अपनी ख़यालात से रोशनी डाली है। तो आप जाइएगा, पढ़िएगा, इनके ख़यालात से एग्री करना ना एग्री करना आपका हक़ है, लेकिन आप उनको पढ़िएगा ज़रूर। सलमान, थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ गुड मॉर्निंग। इन फैक्ट यू नो इन पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह आपको फिर तकलीफ़ देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स कहीं जाइएगा नहीं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी आज की